नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स 2024-25 हेतु पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो आपका रिजल्ट तैयार होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार काम करेगा, इस हेतु 4 नवंबर 2024 को नोटिस जारी होता है। वीडियो मैंने 5 नवंबर को बना रहा हूँ, थोड़ा लेट, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझने में थोड़ा टाइम लगा और यहाँ पर मैंने अच्छे ढंग से इसको डिकोड किया है और पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। एक आम नागरिक भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि किस प्रकार रेलवे में नॉर्मलाइजेशन 2024-25 में काम करने वाला है। एग्जाम्पल सहित आपके समक्ष डाटा सभी रखने वाला हूं, ताकि आप इजीली जान पाएँ नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। और इसमें अब नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, थोड़ा बदलाव किया गया है। चाहे आपकी नॉर्मलाइजेशन में 50 नंबर बढ़ जाए, उसके बावजूद भी अन्य अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होने वाला है। इसकी वजह जानते हैं। साथ ही साथ 2 पॉइंट, अब जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो परसेंटाइल मेथड पर अपनाई जा रही है, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनसे नुकसान हो सकते हैं, वो भी जानेंगे। वैसे आपको बता दूं, मूल नोटिस ये था आपका पूरा इंग्लिश में 2 पेज का। इसको मैंने बाईलिंगुअल कर दिया। थोड़ा बहुत पहले अपन नोटिस को जानते हैं, उसके बाद इस प्रक्रिया को जानेंगे। तो प्रोसेस को जानने से पहले अपने आप को जानना जरूरी है। 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे, बहुत कम समय है रेलवे एग्जाम्स 2024 के लिए। तो आपको अभी से तैयारी का इस प्रकार करनी है कि युद्ध से पहले सामने वाले की दुश्मन की ताकत का आपको अंदाजा होना चाहिए। वो आप मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर के पेपर से पता कर सकते हो। इस हेतु टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। आते हुए सवाल गलत नहीं करेंगे तो कम से कम आपका कोई भी एग्जाम हो 30 से 40 मॉक टेस्ट दीजिएगा और एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऑफर के तहत आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड से। आपको क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट बुक ऐप में जाना है, वहाँ पर पास प्रो ये बाई करेंगे तो टीटीजी के कूपन कोड से इसमें 2 वर्ष वाला किफ़ायती पड़ रहा है, क्योंकि 1 वर्ष का इसमें एवरेज निकालेंगे 350 के आसपास पड़ जाएगा। और एक बार पास प्रो ले लिया ना, रेलवे के सारे एग्जाम्स की आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। फिलहाल अपन इस पूरे नोटिस को देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपके समक्ष यहाँ पर ये सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के कई शिफ्टों में आयोजित परीक्षा के उम्मीदवारों के रो मार्क्स को सामान्य करने के लिए आरआरबी द्वारा सामान्यीकरण की निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाएगा। इसके लिए आरआरबी परसेंटाइल समकक्षता का उपयोग करेगा। तो परसेंटाइल यहाँ पर इक्विवेलेंस मेथड है, वो काम में लेगा नॉर्मलाइजेशन हेतु रेलवे। तो ये किस हेतु काम करेगा, सभी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो रेलवे के फर्दर आने वाले हैं, इन सभी में जो CN 2024 में और 25 में आने वाले सभी में यही मेथड काम करने वाला है। अब बात हो रही है परसेंटाइल बेस्ड आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर इन्होंने कहा कि परसेंटाइल अंक परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी लोगों के सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर अंक हैं। प्राप्त अंकों को प्रत्येक शिफ्ट के परीक्षार्थियों के लिए 100 से 0 पैमाने में कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटाइल में। परसेंटाइल अंक प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं है। परसेंटाइल अलग है, परसेंटेज जो प्रतिशत है वो अलग है। परसेंटाइल आपके रैंक को दर्शाते हैं और प्रतिशत आपका एक तरीके से स्कोर बताता है। इस हेतु इन्होंने परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला भी बताया है। फॉर्मूले में आपको क्या करना है, मान लेते हैं एक परीक्षा हुई जिसमें 10 कैंडिडेट अपीयर हुए, 10 अभ्यर्थियों ने एग्जाम्स दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे पहले कैंडिडेट का जिसका हाईएस्ट स्कोर है, तो उस कैंडिडेट का परसेंटाइल निकालना। हाईएस्ट स्कोर है और 10वें कैंडिडेट का लोवेस्ट स्कोर है। तो आपका क्या क्या करना, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट है, यानी इस कैंडिडेट से इसका निकालना, तो इसके बराबर या इससे कम कितने अभ्यर्थियों के स्कोर है। तो ये तो हाईएस्ट है तो इसके बराबर तो ये खुद है, और इससे कम 9 और ये खुद 10, तो 10 हो जाएंगे। और टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए, तो 10 हुए हैं, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ फिर 10 से 10 आपका कट और 100 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं। 100 परसेंटाइल मार्क्स का अर्थ ये समझिएगा कि इससे नीचे कितने प्रतिशत बच्चे हैं, 100% बच्चे हैं जो इनसे नीचे हैं, और इनसे ऊपर कोई है नहीं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। इनके 100 परसेंटाइल है, यानी इनके ऊपर 0% कैंडिडेट है। इसको अपन एक और उदाहरण के माध्यम से थोड़ा डिटेल में जानते हैं, परसेंटाइल होता क्या और कैसे काम करता है और रेलवे में किस प्रकार ये फायदेमंद और नुकसान होने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ये गारंटी है। अब पहली बात तो बात करें परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर है। परसेंटाइल जैसे कि किसी कैंडिडेट के प्रतिशत आए हैं मार्क्स 85, ये रो मार्क्स है, शिफ्ट 1 का स्कोर है, रो मार्क्स, रियल मार्क्स आए हैं इन कैंडिडेट के 85, लेकिन परसेंटाइल इनके 100 बन रहे। तो क्या परसेंटेज और परसेंटाइल इक्वल है, 85 100 में से, तो एक तरीके से परसेंटेज तो 85 है, परसेंटेज यानी प्रतिशत 100 पर कितने मार्क्स है, 100 पर इनके
85 मार्क्स है तो परसेंटेज 85, लेकिन परसेंटाइल इनका क्या है 100 है, क्योंकि इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं यानी 100 परसेंटाइल, यानी जो भी कैंडिडेट है इनसे ऊपर कोई है ही नहीं और इनसे नीचे बाकी जो भी कैंडिडेट है 100% इनसे नीचे ही है। 100% या तो इनके इक्वल, बाकी जो भी कैंडिडेट 100% हैं इनके इक्वल या इनसे नीचे हैं। 100 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ। जैसे आप देखेंगे ना 85 स्कोर करने वाले छात्र का परसेंटाइल स्कोर 100 होगा क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इसी तरह 40 स्कोर प्राप्त करने वाले का परसेंटाइल 10। अब ये 10 कैसे निकला वो भी बताऊंगा। अब 40 जिसने स्कोर किया उसका परसेंटाइल 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बराबर या उससे ऊपर 90% अभ्यर्थी है। अब 10 आ रहा है तो टोटल आपको पता है 100 परसेंटाइल है, इनका आ रहा परसेंटाइल 10। अब बाकी जो 90 परसेंटाइल है ना, 90% कैंडिडेट इनसे ऊपर है, 90% और ये परसेंटाइल है, तो 90% कैंडिडेट इनसे ऊपर या इनके इक्वल है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप कहेंगे 9 कैंडिडेट है इनसे ऊपर है। टोटल 10 में से 9 कैंडिडेट इनसे ऊपर है तो कितने हो गए? 90% इनसे ऊपर है कि नहीं है? तो परसेंटाइल का मतलब एक तरीके से उस कैंडिडेट की रैंक, मेरिट रैंक कितनी है, रैंक की बताता है। 90% यानी उनसे ऊपर 10% है और उनसे नीचे 90% प्रतिशत है यदि किसी की परसेंटाइल 90 है। तो इसको समझते ही परसेंटाइल निकली कैसे है। पहली बात तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 की बात करते हैं। ये टोटल मान लेते हैं 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, आपके समक्ष 3 शिफ्ट है। तो ये शिफ्ट 1 का स्कोर, ये परसेंटाइल स्कोर, ये नॉर्मलाइज स्कोर कैसा है ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले आप परसेंटाइल को समझो। अब परसेंटाइल का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक कैंडिडेट है जो फर्स्ट रैंक पर है तो उसके बराबर या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले कितने कैंडिडेट, उसके बराबर तो ये खुद एक और उससे कम ये 9, तो टोटल 10 कैंडिडेट। और कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया? 10 दिया, तो 10/10 गुणा 100, इसके 100% आ गई, 100 परसेंटाइल आ गई। इसी प्रकार आप बात करेंगे सेकेंड कैंडिडेट की, ये स्कोर आया है 80, तो इसके बराबर या इससे कम अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट कितने हैं? तो आप कहेंगे इससे बराबर या इससे कम अंक वाले, तो टोटल ये 9 कैंडिडेट हो गए। कितने में से टोटल? तो 10 में से 9, तो गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से 0 0 कट आउट हुआ, 9 गुणा 10 90 परसेंटाइल आ गया। 90 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि इनके बराबर या इनके नीचे कितने कैंडिडेट है? 90% कैंडिडेट है। 90% टोटल 10 में से आप 90% निकालेंगे ना, 10 का 90%, तो यही तो हुआ आपके 9 कैंडिडेट। इसके बराबर या इससे कम अंक वाले कितने हैं? ये तो खुद अपने बराबर है, और इससे कम अंक वाले टोटल 9 कैंडिडेट है। इसी प्रकार इसका उल्टा कहूँ तो यानी इनसे ऊपर मात्र 10% कैंडिडेट है, तो 100 का 10% एक कैंडिडेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इस प्रकार से परसेंटाइल काम करता है, ये चीज़ समझ में। इसी प्रकार प्रत्येक कैंडिडेट का आपने परसेंटाइल निकाला। ये आप शिफ्ट 1 का डाटा देख सकते हो, 10 में से 10, 9 में से 10, 75 अंक वाले का 8 में से 10, 7 में से 10। इस प्रकार यहाँ पर 100 से लेकर 10, अब 10th, ये परसेंटाइल एक तरीके से रैंक बताती है, 30वीं रैंक, 40वीं, ये रैंक है। ये सेम फॉर्मूला शिफ्ट 2 में अप्लाई किया तो यही परसेंटाइल आ रही है, और शिफ्ट 3 में अप्लाई किया तो भी यही परसेंटाइल आ रही है। अब आप देखिएगा इन तीनों में अंतर देखिएगा। अंतर ये है कि शिफ्ट 1 का टॉपर है 85 अंक वाला, शिफ्ट 2 का टॉपर है रो स्कोर 88 वाला, और शिफ्ट 3 का टॉपर है 92 स्कोर वाला। अब तीनों के परसेंटाइल 100 100 100 आइए, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि शिफ्ट 3 इजी शिफ्ट है तभी हाईएस्ट रो स्कोर आ रहा है, शिफ्ट 1 टफ है तभी लोवेस्ट आ रहा है। इजी शिफ्ट है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कैंडिडेट मेरिट में टॉप पर चला जाएगा, इजी शिफ्ट है तो इनको फायदा हुआ है, टॉप पर नहीं जाएगा। इसके अलावा टफ शिफ्ट है, उन कैंडिडेट को भी टॉप माना जाएगा। तो ये तीनों कैंडिडेट है ना, इनकी रैंक 1 ही काउंट होगी, क्योंकि इन तीनों का परसेंटाइल आप देखेंगे 100 है, 100 है। अब मैं बोल रहा था ना इसमें नुकसान है, नुकसान क्या है वो बताता हूँ। बाकी आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट यदि प्रत्येक शिफ्ट में समान होते हैं, 10 कैंडिडेट प्रत्येक शिफ्ट में समान कैंडिडेट हैं, उस केस में रैंक से जो परसेंटाइल निकलेगी ना वो लगभग सभी के तीनों शिफ्टों की सेम रहेगी। इसकी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट समान होनी चाहिए। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट समान नहीं हुए उस केस में ये परसेंटाइल आपके गड़बड़ा जाता है। इस हेतु मैं आया यूजीसी, जो एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है इस क्यूएट यूजी 2022 हेतु, तो इसमें आप फॉर्मूला देखेंगे नीचे पूरी ये सेम प्रक्रिया रेलवे वाली इन्होंने भी बताई है, और इन्होंने एग्जाम्पल सहित सारा डाटा इन्होंने बताया। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बताया और कैसे एक शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट हो तो परसेंटाइल वाला गड़बड़ा जाता है वो भी इन्होंने बताया। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखें। बीच में आपके फायदे की बात करता हूँ। 2024-25 के रेलवे के एग्जाम्स टीसीएस करवा रही है, और टीसीएस ने लेटेस्ट एग्जाम जो करवाए हैं ना वो एसएससी की करवाए हैं 2023 का और 24 का। तो मैंने क्या किया, जैसे रेलवे में वेटेज सबसे अधिक साइंस का है, तो साइंस के टीसीएस 2024 और 23 की
टोटल जो सवाल पूछे गए हैं ना 473 शिफ्ट हुई है इसकी, सभी को मैंने मर्ज किया शिफ्टों को, और 1155 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सभी एग्जाम्स आपके टीसीएस ने लिए हैं। तो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न जो साइंस का कहता है, काफ़ी डीपली सवाल यहाँ पर आप देखेंगे। सीजीएल 23 में इस टाइप के टोटल 9 एग्जाम्स हुए थे एसएससी के, और 24 में अब तक टोटल 6 एग्जाम्स हुए हैं। तो इनके अलग अलग शिफ्ट वाइज टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 1155 क्वेश्चन है। इसकी यहाँ पर ये पीडीएफ है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाया गया है। आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, और डायरेक्टली वहाँ से एक मिनिमम फ़ी पेमेंट करके, और ये लगभग 250 से 300 पेजेस की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करके कंटेंट का फ़ायदा उठाएगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंटेंट है। एक जो चीज़ जैसे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, इस प्रकार पूरे कोशिकांगों का यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो एक क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो ये सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2023 और 24 की एसएससी ने जो एग्जाम्स करवाए हैं टीसीएस ने, वो देख लें। तो इन्होंने ने भी यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला दिया है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ 4 शिफ्ट की बात की है। 4 शिफ्ट में मान लेते पहली शिफ्ट में कैंडिडेट अपीयर हुए 28,012 कैंडिडेट ने एग्जाम्स दिया है, दूसरी ने 32,541 कैंडिडेट दिया, तीसरी में 41,000 ने दिया, चौथी में 40,000 कैंडिडेट ने एग्जाम्स दिया। अब देखिए, जब हाईएस्ट स्कोर की बात करें उस केस में सभी के परसेंटाइल इक्वल रहेगी। मान लेते हैं कि सेशन 1 में जो 28,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, हाईएस्ट स्कोर 200 था। सेशन 2 में सबसे अधिक स्कोर कैंडिडेट जो प्राप्त किया वो 194 स्कोर था, और 188 था आपके सेशन 3 में, और सेशन 4 में हाईएस्ट स्कोर था 200। तो यहाँ पर सभी के जब निकाला गया परसेंटाइल, परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, जैसे कि इनसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले या इसके इक्वल स्कोर प्राप्त करने वाले कैंडिडेट की संख्या, जैसे ये टोटल 28,012 कैंडिडेट है ना, तो इन्होंने हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया, यानी बाकी सभी इनसे कम ही है, या फिर इनके इक्वल और इनसे कम ये पूरे कैंडिडेट आ जाएंगे। तो ये पूरे कैंडिडेट बट्टा ओवरऑल कैंडिडेट कितने, ये पूरे गुणा 100 करेंगे, 100 परसेंटाइल आ गया। इसी प्रकार इनमें देखेंगे तो 32,541 बट्टा 32,541 करना पड़ेगा, तो इसमें भी 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल। तो ऑल द हाईएस्ट रो स्कोर यहाँ पर नॉर्मलाइज करते हैं परसेंटाइल के बेस पर, तो सभी को फायदा बराबर मिल जाएगा, सभी के 100 परसेंट ला रहे हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात की जाती है, एक शिफ्ट में जैसे ये अलग अलग कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, उस केस में यदि लोवेस्ट वाले की बात करें, सबसे लो स्कोर मान लेते हैं सेशन फर्स्ट में माइनस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग -40 -36 -36 -40 आया। इस केस में यहाँ पर आप बात करेंगे नॉर्मलाइज आपके परसेंटाइल स्कोर कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर क्या होता है कि उनसे कम या उनके बराबर स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बट्टा टोटल विद्यार्थी, तो उसके बराबर है उससे कम, उससे बराबर ये खुद एक ही तो है, और उससे कम तो कोई है ही नहीं, लोवेस्ट है तो इससे कम कौन होगा, तो एक खुद ही होगा। तो एक बट्टा टोटल कितने कैंडिडेट है, 28,012 गुणा 100 करेंगे, तो इसमें जो नंबर आपका स्कोर आएगा, और एक बट्टा इसमें 32,000 है, एक बट्टा 41,000 है, एक बट्टा 40,000 है, तो आप कहेंगे जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट बैठ रहे हैं उसका परसेंटाइल कम चला जाएगा, क्योंकि एक में ज़्यादा का भाग देंगे तो परसेंटाइल तो कम आएगा ही ना। तो ज़्यादा कैंडिडेट जिसमें बैठ रहे शिफ्ट में उनका परसेंटाइल है वो कम चला जाएगा। तो दो अलग अलग शिफ्ट हैं, और एक तरीके से समान स्कोर वाला आप देखेंगे -36 -36, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल इनके इक्वल नहीं है। रैंक भले ही इक्वल हो, सबसे नीचे ये भी है, 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 इनका परसेंटाइल इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर ऑफ द ऑल द लोवेस्ट स्कोर आर डिफरेंट। परसेंटाइल स्कोर डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट ने एग्जाम्स दिया वो डिपेंड करता है। तो रेलवे में ये क्या होगा चीज़ कि एक शिफ्ट में पूरे ओवरऑल इंडिया में एग्जाम्स देने वाले कैंडिडेट वो फिक्स कैंडिडेट रखेंगे। जैसे 1 लाख कैंडिडेट का एग्जाम शेड्यूल था, वो तो रखेंगे, तो सभी में 1 लाख रखेंगे। क्या सभी में प्रेजेंट समान हो गए कैंडिडेट? रेल में तो रख दिया 1 लाख, इसमें भी रखा 1 लाख, इसमें भी रखा, शिफ्ट 2 में भी रखा। लेकिन मान लेते हैं 1 लाख में इसमें 70% अटेंडेंस रही तो 70,000 कैंडिडेट आई, और इसमें 65% अटेंडेंस रही तो 65,000 कैंडिडेट आई। तो ये 5,000 का गैप इस नॉर्मलाइजेशन को गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन इस हेतु रेलवे ये कर सकता है, जैसे बात करते हैं इसमें आरआरबी वाइज कट ऑफ जाती है। आरआरबी से आपने अप्लाई किया है, एनटीपीसी की बात करो, एएलपी की बात करो, तो मान लेते हैं कि आरआरबी अजमेर, तो रेलवे की कोशिश यही रहेगी, अजमेर में ओवरऑल इंडिया से फॉर्म आए हैं, यूपी से भी आए हैं या फिर राजस्थान से भी आए हैं, अलग स्टेट वाले कैंडिडेट ने भी एग्जाम्स फॉर्म डाले हैं, अजमेर से डाले हैं, चंडीगढ़ से डाले हैं। तो कोशिश रेलवे की ये रहेगी कि अजमेर वालों का एग्जाम्स मिनिमम से मिनिमम शिफ्ट में हो जाए, क्योंकि अब की बार रेलवे पिछली बार तो एलपी के एग्जाम्स भी 30 दिन चले थे। अब की बार ये 4 से 5 दिन में एलपी के एग्जाम्स निपटा रहे हैं, और इसमें भी इन्होंने यदि आरआरबी वाइज किया ना तो काम और आसान हो जाए, क्योंकि आरआरबी वाइज कट ऑफ जाती है, फिर एक आरआरबी का लगभग 1 या 2 शिफ्ट में हो जाए एग्जाम्स, तो इतना नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सेम प्रक्रिया इस टाइप से रेलवे ने कोशिश की थी आरआरसी वाइज 2019 ग्रुप डी में। इसलिए तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो परसेंटाइल का ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब इक्वल नहीं होंगे
उस केस में नुकसान ज़्यादा किसको होगा? जिस शिफ्ट में ज़्यादा अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिसकी प्रेज़ेंट कम रहेगी, उनको तो एक तरीके से फ़ायदा होगा। तो परसेंटाइल वाला आपको मेथड समझ में आ गया। आप कहेंगे परसेंटाइल अलग चीज़ है, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर का अलग फ़ॉर्मूला रेलवे ने बताया है, जो नीचे आप देख पा रहे हो कि नॉर्मलाइज़ेशन का जो अलग बताया है। तो ये नॉर्मलाइज़ेशन और परसेंटाइल ये दोनों अलग-अलग कैसे काम करेंगे ये समझ में नहीं है, तो इसको बताता हूँ। ये क्यों अलग-अलग है? तो इसमें पूरी आपकी ये परसेंटाइल वाला बताया। अब नीचे आप आएँगे, रेलवे कैसे काम करेगा मेरिट बनाने के लिए? द परसेंटाइल स्कोर फॉर द रो स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट फॉर ऑल द शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड द आरआरबी स्कोर। तो रेलवे ये करेगा, चाहे कितनी ही शिफ्ट में एग्जाम क्यों ना हुआ, सभी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर रेलवे इसको यूनिक मानेगा। एक तरीके से सभी को परसेंटाइल स्कोर में कोई भेदभाव नहीं मानेगा रेलवे। और रेलवे परसेंटाइल स्कोर के बेस पर पूरी लिस्ट तैयार कर देगा, चाहे शिफ्ट 1 में रैंक 1 वाला और शिफ्ट 2 में रैंक 1 वाला समान परसेंटाइल स्कोर आ रहा है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज उनको एडजस्ट कर देगा। अब मान लेते हैं कि रेलवे को 6 कैंडिडेट चाहिए, तो रेलवे ने क्या किया, 6 कैंडिडेट हैं, शिफ्ट 1 में सेम सेम परसेंटाइल वाले ये 2 कैंडिडेट उठा लिए, ये भी 2 उठा लिए और ये भी 2 उठा लिए, तो 6 कैंडिडेट रेलवे को मिल गई। तो उसमें किसी के स्कोर 85 वाला भी मिल रहा है और कोई यहाँ पर 80 वाला भी रेलवे को मिल रहा है, लेकिन ये 80 वाला रेलवे को ये जो 82 अंक लेकर आया ये नहीं मिलेगा और यहाँ पर 80 अंक वाला मिल जाएगा, क्योंकि इनके परसेंटाइल 80 अंक वाले के 90 हैं, 82 वाले के 80 परसेंटाइल है। तो ऐसे रेलवे काम करेगा। एक पूरी लिस्ट बना दी जिसे रेलवे आरआरसी स्कोर कहेगा। आप कहेंगे ये प्रक्रिया पहले कब हुई? तो पहले जब ग्रुप डी 2019 का रिजल्ट आया था ना, उसमें आप देखेंगे कट ऑफ देखिएगा आप, कट ऑफ में परसेंटाइल स्कोर में आपकी कट ऑफ थी यूआर की 97.45, ये परसेंटाइल थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे नीचे 97 कैंडिडेट नीचे रह गए, कैंडिडेट 97% कैंडिडेट नीचे रहे और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हुए हैं ना, इससे ऊपर वाले जो हुए 97 से ऊपर जो परसेंटाइल लेके आए हैं। और साथ साथ इन्होंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी डाला था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी, इस परसेंटाइल के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी डाले थे। इसके पीछे की वजह ये कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर चाहे कट ऑफ निकाल दो या परसेंटाइल मार्क्स के आधार पर निकाल दो, रेलवे के अकॉर्डिंग वो दोनों इक्वल रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो आप कहेंगे जब परसेंटाइल स्कोर पर कट ऑफ निकाली जा सकती है तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पर ये पूरा रिजल्ट भी देखेंगे ना रेलवे का 2019 का, तो इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे रो मार्क्स जैसे इन कैंडिडेट की 64 आए हैं, तो फिर 100 में से 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, डिलीट एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया, तो 99 में से 64 आए हैं, तो 100 में से कितने आएंगे? 64.98, थोड़ा पॉइंट में ज़्यादा हो गया। नॉर्मलाइज में इनके थोड़े बढ़ गई। अब परसेंटाइल आप देखेंगे, जो रेलवे आरआरसी स्कोर बोल रहा है ना, ये परसेंटाइल स्कोर है, तो परसेंटाइल में इनके इतने आए, 99.06 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं। और फिर रिजल्ट में ये भी डाला है कि इनसे नीचे टोटल जो कैंडिडेट ने एग्जाम में अपियर हुए ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट एक ईयर 19,902 कैंडिडेट हुए हैं, और सॉरी ये है 19,081 कैंडिडेट अपियर हुए हैं। उनमें से ऐसे कैंडिडेट जो इस सिलेक्टेड कैंडिडेट के बराबर या कम मार्क्स वाले हैं, तो वो हैं 18,902। अब देखिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स डालने की वजह, आपकी मेरिट जब मेरिट एलोकेशन परसेंटाइल बेस्ड होगा और परसेंटाइल में भी कितने परसेंट पॉइंट तक गणना होगी, 5 दशमलव तक की गणना की जाएगी। और यदि 2 उम्मीदवार का परसेंटाइल अंक हैं इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पर बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा। यदि आयु समान है तो वर्णमाला के क्रम हाईएस्ट उम्र वाले को ऊपर रखेंगे यदि परसेंटाइल इक्वल हो जाए। अब नीचे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड स्कोर की क्यों जरूरत पड़ रही है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्यों अपनाया जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। अब परसेंटाइल स्कोर में परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परसेंटाइल है, यानी उनसे ऊपर कितने कैंडिडेट है, उनसे नीचे कितने कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात होती है यहाँ पर। अब ये नेसेसरी है स्कोर कि मिनिमम स्कोर, जैसे आपको पता है रेलवे में आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी में 30%, एससी में 30 और एसटी में 25%। इतने मार्क्स लाने अनिवार्य है, हालांकि कट ऑफ इनसे ज़्यादा जाती है, तो इतने मार्क्स तो अनिवार्य हैं। अब कुछ एक ऐसी शिफ्ट आ गई, बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट आ गई और कैंडिडेट के मार्क्स उनमें, सभी कैंडिडेट के मार्क्स उनमें 40% से भी कम आ रहे हैं, रो मार्क्स 40 से भी कम आ रहे हैं। क्या वो सभी बाहर हो जाएंगे? चाहे परसेंटाइल 100 हो, 100 परसेंटाइल हो, लेकिन उनके आप परसेंटेज में मार्क्स देखेंगे 40 से कम में, तो क्या उन सभी को बाहर कर देंगे? चाहे रैंक 1 वाला कैंडिडेट क्यों नहीं हो, नहीं करेंगे बाहर। तो रेलवे ने कहा उनको हम बाहर नहीं करेंगे, मिनिमम मार्क्स जो नहीं ले पा रहे हैं,
मिनिमम मार्क्स के लिए हम एक नया प्रक्रिया अपनाएंगे, उसे कहेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। परसेंटाइल तो आपका पूरा मेरिट तय करेगा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये डिफाइन करेगा कि उस अमुक कैंडिडेट के मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, उनसे मार्क्स ज़्यादा आ रहे कि नहीं आ रहे। अब वो शिफ्ट बहुत टफ थी तो इसका नतीजा ये नहीं होगा कि कैंडिडेट बाहर हो जाए। बहुत टफ शिफ्ट आई है तो उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई। परसेंटाइल से आपकी पूरी लिस्ट बनेगी, यानी आपकी मेरिट में नाम आएगा वो परसेंटाइल फॉर्मूले पर आएगा, और जो आपके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चेक किए जाएंगे वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्मूले के आधार पर, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क के आधार पर तय किए जाएंगे। तो ऊपर बताए गए परसेंटाइल अंक के आधार पर मेरिट सूची को अंतिम रूप देने के लिए केवल उन उम्मीदवारों को शामिल करना आवश्यक है जिन्होंने CEN में दिए गए योग्यता मानदंड के अनुसार मिनिमम मार्क्स प्राप्त किए हैं। उन्हीं कैंडिडेट को फिर परसेंटाइल के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ जो आप ग्रुप डी में देखते हो CCA वाले कैंडिडेट को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो उनको वेटेज किस आधार पर देंगे? क्या परसेंटाइल बेस पर देंगे? नहीं, उनके लिए जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उस बेस पर उनको वेटेज दिया जाएगा। और सामान्यीकृत मार्क्स जो नॉर्मलाइज्ड अंक हैं, इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवारों के नॉर्मलाइज्ड अंक की भी गणना की जाएगी, जैसा कि नीचे विस्तृत है, जो ये तय करने का आधार होगा कि कौन से उम्मीदवार ने CN में दिए गए योग्यता मानदंड के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक हासिल किए। साथ ही लेवल 1 में CCA वाले कैंडिडेट को अलग अंक भार देने के लिए ये काम करेगी चीज़ें। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है। तो नीचे जो फॉर्मूला आपको दे रखा है ना नॉर्मलाइज्ड का, ये वाला फॉर्मूला, ये एक तरीके से लागू इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका चेक किया जा सके कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। टफ शिफ्ट आ गई तो फिर उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर चेक किया जाएगा। बाकी आपकी पूरी मेरिट बनेगी ना, वो मैंने आपको परसेंटाइल वाला मेथड बताया है ना, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। अब आप कहेंगे कि जब इतने ही होशियार बन रहे हैं तो ये फॉर्मूला भी हमें समझा दीजिए। बिल्कुल, आपको ये भी समझाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपके ज़्यादा काम का है नहीं। आपका काम का है परसेंटाइल, क्योंकि मेरिट उन्हीं पर बनेगी। ये फॉर्मूला तो केवल आपके 40%, 30% अंक आ रहे कि नहीं आ रहे उस हेतु है। अब आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपको चेक करने हैं। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हेतु सबसे पहले एक बेस शिफ्ट है वो ली जाएगी। बेस शिफ्ट कौन सी शिफ्ट लेंगे? जिनमें हाईएस्ट एवरेज हो मार्क्स का, यानी जिसमें हाईएस्ट एवरेज मार्क्स का होने का मतलब वो शिफ्ट सबसे ईजी होगी। आपका एवरेज ज़्यादा आ रहा है, सभी कैंडिडेट का मार्क्स ज़्यादा आना, एवरेज ज़्यादा नहीं, लगभग सभी कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इजी शिफ्ट थी। एक तरीके से बेस्ट शिफ्ट वो शिफ्ट ली जाएगी जो सबसे इजी शिफ्ट है। और बेस्ट शिफ्ट में भी इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि उस शिफ्ट में कम से कम 76% अटेंडेंस होनी चाहिए। जैसे भी 100 कैंडिडेट बैठे हैं ना, सॉरी 100 कैंडिडेट का एग्जाम शेड्यूल था तो उनमें 70% कैंडिडेट बैठने चाहिए। अब मान लेते हैं जरूर थोड़ी 70 बैठे, नहीं बैठे 70, तो क्या करेंगे? मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट है कि एक ऐसी शिफ्ट आप बेस्ट शिफ्ट काउंट करेंगे जिसका क्राइटेरिया ये होगा, या तो प्रेजेंट कैंडिडेट का 70% है, या फिर बाकी जितनी भी शिफ्ट हुई है, मान लेते 10 शिफ्ट है, 10 शिफ्ट में एक ऐसी शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें एवरेज भी हाई हो, कहने का मतलब वो इजी शिफ्ट हो, साथ ही साथ उसमें अटेंडेंस है वो बाकी एवरेज वाली बाकी शिफ्ट है ना उनसे ज़्यादा हो। ये कहा ना, मोर देन द एवरेज। एक तरीके से आपको इसमें यही देखना है कि ऐसी शिफ्ट सेलेक्ट करना है जिसमें एवरेज मार्क्स ज़्यादा हो, एक इजी शिफ्ट इसमें वो सेलेक्ट करेंगे, बाकी 70% से या उसमें एवरेज अटेंडेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब आधार शिफ्ट का चयन हो गया, मतलब सबसे इजी शिफ्ट उन्होंने चयन कर दी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में एक्स इज़ द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट। मान लेते हैं कैंडिडेट है, उनका परसेंटाइल स्कोर था एक्स है, उस परसेंटाइल स्कोर के बेस पर आपकी मेरिट आती है। तो उस कैंडिडेट का जिसका परसेंटाइल स्कोर एक्स था उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होगा वो आपको काउंट करना है। इसे तो आप यहाँ पर इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि एक्स परसेंटाइल अंक आधार शिफ्ट में पाया जाता है, अब हुआ क्या कि जो एक्स परसेंटाइल अंक एक कैंडिडेट का एक्स परसेंटाइल अंक, जैसे मान लेते हैं कि 90 परसेंटाइल अंक था और अपन ने एक बेस्ट शिफ्ट सेलेक्ट कर दी, यानी एक इजी शिफ्ट सेलेक्ट कर दी, उस शिफ्ट में क्या कोई 90 परसेंटाइल अंक है क्या? एग्जैक्टली जो उसका परसेंटाइल था वो यदि बेस्ट शिफ्ट से मैच कर जाए तो काम बहुत आसान हो जाए। आसान कैसे? तो संबंधित सामान्यीकृत अंक सीधे उपलब्ध हो जाएंगे। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, रुको भाई आपको समझाते हैं टेबल से। ये कहना ये चाह रहा है कि मान लेते हैं एक शिफ्ट 1 है, इसका ये परसेंटाइल मान लिया मैंने 60 परसेंटाइल है, ये 60 परसेंटाइल मैंने एक्स मान लिया,
कि इस 60 परसेंटाइल का नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बेस्ट शिफ्ट देखूंगा। बेस्ट शिफ्ट वो शिफ्ट है जो सबसे ईजी शिफ्ट हो, यानी जिसमें एवरेज मार्क्स ज़्यादा हो। इन तीनों शिफ्ट में आप एवरेज मार्क्स ज़्यादा देखेंगे ना, तो ये वाली शिफ्ट का आ रहा है एक तरीके से। ये एवरेज शिफ्ट 3 का स्कोर आप देखिए, एवरेज निकालेंगे ना, इनका एवरेज सबसे ज़्यादा आ रहा। इसका एवरेज सबसे ज़्यादा आने का, जैसे एक शिफ्ट का ये स्कोर है, दूसरी का ये है, तो इसका आप देखें स्कोर ज़्यादा, तो ये ईजी शिफ्ट, ये बेस्ट शिफ्ट है। तो मैंने क्या किया, ये जो 60 मार्क्स वाला का मेरे को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकालना था, ये 60 एक तरीके से परसेंटाइल का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकालना था। तो ये एक्स मान लिया, क्या ये एक्स परसेंटाइल बेस्ट शिफ्ट के परसेंटाइल में मैच हो रहा है? यदि हो रहा है तो उसका स्कोर ही नॉर्मलाइज स्कोर है। बिल्कुल, मैंने देखा बेस्ट शिफ्ट का परसेंटाइल तो ये रहा, तो इसका परसेंटाइल 60। हाँ भाई, ये तो मैच हो गया, एग्जैक्टली मैच हो गया। मतलब इसके समक्ष जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा, इसके समक्ष जो बेस्ट शिफ्ट का स्कोर होगा, तो इसके समक्ष स्कोर है 72%। इसका मतलब इसका नॉर्मलाइज स्कोर भी 72 होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टफ शिफ्ट कितनी भी क्यों ना हो, इसमें भी आप देखेंगे 60 वाला देख लो भाई, ये आपका शिफ्ट 2 में परसेंटाइल 60, क्या ये बेस्ट शिफ्ट से मैच कर रहा है? बिल्कुल, बेस्ट शिफ्ट में भी 60 आ रहा है। तो बेस्ट शिफ्ट का उसमें स्कोर कितना था? 72 था। तो इसका भी नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये चीज़ कब लागू होती है आपको बता दूं, ये तब लागू होती है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रत्येक शिफ्ट में इक्वल हो। प्रत्येक शिफ्ट में जब नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल होंगे ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सभी में परसेंटाइल स्कोर 100, 90, 80, 70, 60, ये सभी में 100, 90, 80, 70, 60 सभी में। क्यों? क्योंकि रैंक तो सभी की समान है, फर्स्ट रैंक तो सभी में फर्स्ट है, सेकंड तो सभी में सेकंड है। लेकिन मान लेते हैं कि एक शिफ्ट में कैंडिडेट आ गए 20, यहाँ पर कैंडिडेट आ गए 20, तो क्या ये कैंडिडेट 20 आ गए, तो क्या इनमें परसेंटाइल फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा परसेंटाइल में फर्क। पहली रैंक तो आपके 100 आ जाएगी, लेकिन दूसरी परसेंटाइल गड़बड़ा जाएगी, और इनकी जो परसेंटाइल आएगी वो बेस्ट शिफ्ट से मैच नहीं करेगी। बेस्ट शिफ्ट से मैच नहीं करेगी तो उनके नॉर्मलाइजेशन हेतु क्या करना पड़ेगा? ये जो नीचे फॉर्मूले दिए गए ना, ये उस कंडीशन में काम आएंगे जब किसी शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट के इक्वल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट के इक्वल नहीं होंगे, उस केस में परसेंटाइल मैच नहीं करेगी। तो यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट के इक्वल नहीं होंगे, परसेंटाइल मैच नहीं करेगी, तो आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर उस शिफ्ट के निकालने के लिए दो फॉर्मूले यहाँ पर रेलवे ने रखे हैं। दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है? जैसे पहला फॉर्मूला कब यूज लेना है, इसे तो आप इंग्लिश में देखो। फॉर द कैंडिडेट हुज परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ द बेस्ट शिफ्ट परसेंटाइल। मतलब बेस्ट शिफ्ट जो अपन ने बेस्ट शिफ्ट मानी है, उसका मिनिमम परसेंटाइल कितना था? आप कहेंगे उसमें तो सभी में 10-10 ही आ रहा, मिनिमम परसेंटाइल सभी में 10-10। लेकिन जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ऊपर नीचे होंगे ना, तो मिनिमम परसेंटाइल सभी के अलग अलग होंगे, जिसका कारण मैंने पहले ही बता दिया इस वीडियो में। तो मिनिमम परसेंटाइल बेस्ट शिफ्ट में 10 देखा, यदि कैंडिडेट ऊपर नीचे हो गए तो सभी में ये जो सबसे लोवेस्ट परसेंटाइल है ना बेस्ट शिफ्ट का, वो अलग होगा। जैसे ये 10 परसेंटाइल है, आप जिस भी कैंडिडेट का अब नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर रहे हो, तो बेस्ट शिफ्ट के मिनिमम परसेंटाइल से यदि उसका स्कोर ज़्यादा है, उसकी परसेंटाइल ज़्यादा, क्योंकि परसेंटाइल तो आपने पहले ही निकाल दिए, तो उस कैंडिडेट की परसेंटाइल है वो ज़्यादा है या इक्वल है बेस्ट शिफ्ट के मिनिमम परसेंटाइल से, उस केस में ये फॉर्मूला, तो मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट से ज़्यादा हो गई। नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि एक कोई ऐसे कैंडिडेट मिल सकते हैं, क्योंकि जब नीचे के अंक ज़्यादा आ जाएंगे तो परसेंटाइल अपने आप में कम आ जाएगा। तो बेस्ट शिफ्ट के मिनिमम परसेंटाइल से भी उनके अंक कम आ जाए उन उम्मीदवारों के लिए जिनका परसेंटाइल अंक आधार शिफ्ट के न्यूनतम परसेंटाइल से कम हो, उस केस में ये फॉर्मूला, ज़्यादातर इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के जो कंडीशंस भी रखी है ना रेलवे ने कि बेस्ट शिफ्ट, उसको काउंट करेंगे, जिसमें या तो 70% अटेंडेंस हो, या बाकी सभी शिफ्टों में से एवरेज मार्क्स हैं वो हाईएस्ट होने चाहिए, और बाकी सभी शिफ्टों से उसकी प्रेजेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेजेंट ज़्यादा कब होगी? क्योंकि सभी शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट है, रेलवे ने समान भेजे कि उतने कैंडिडेट एग्जाम देने जाइएगा, और प्रेजेंट ऑफ शिफ्ट ज़्यादा हो रही है, मतलब उसमें कैंडिडेट ज़्यादा बैठ रहे, ज़्यादा कैंडिडेट बैठ रहे क्योंकि बेस्ट शिफ्ट में ही हाईएस्ट कैंडिडेट है। तो बेस्ट शिफ्ट में हाईएस्ट कैंडिडेट के होने का मतलब बाकी सभी में परसेंटाइल स्कोर है वो बेस्ट शिफ्ट के न्यूनतम से ज़्यादा ही होगा। बेस्ट शिफ्ट के न्यूनतम से परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा हो रहा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं, बिल्कुल इजी से स्टेप है। इसमें क्या करना है, जैसे एन आपका नॉर्मलाइज स्कोर कैसे तय होगा, इसमें एक्स क्या है, जो भी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर रहे हो उसका परसेंटाइल में मार्क्स एक्स है, y2 माइनस y1। अब y2 देखिएगा, y2 देखने से पहले आप x2 देखो। x2 क्या कह रहा है, आधार शिफ्ट में तत्काल उच्चतर परसेंटाइल अंक जो आपने बेस्ट शिफ्ट मानी है। अब कोई कैंडिडेट एक्स है, कोई कैंडिडेट में
एक्स परसेंटाइल स्कोर आ रहा है, एक्स का मतलब मान लेते हैं उसका 60 आ रहा परसेंटाइल स्कोर, कितना आ रहा, 60 परसेंटाइल स्कोर आ रहा है। तो उस 60 परसेंटाइल स्कोर के बाद आप देखेंगे आधार शिफ्ट में, अब आधार शिफ्ट में उस 60 से जस्ट ऊपर और उस 60 से जस्ट नीचे परसेंटाइल वाले कौन से हैं। X2 आधार शिफ्ट में तत्काल उच्चतर परसेंटाइल और आधार शिफ्ट में तत्काल निम्नतर परसेंटाइल अंक। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, आपको X2 X1 किसे मान लेते हैं, मान लेते हैं एक शिफ्ट यहाँ पर ये कैंडिडेट का 60 परसेंटाइल है, इसी कैंडिडेट का मेरे को चेक करना है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। वैसे तो डायरेक्टली चेक हो जाएगा, पहला कंडीशन तो ये है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स चेक करने के लिए मैं चेक करूं आधार शिफ्ट में क्या कोई 60 परसेंटाइल है, बिल्कुल है, तो उसका जो रो मार्क्स है वही इसका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि आधार शिफ्ट ईजी थी तो इन सभी का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ेगा, रो से बढ़ेगा, रो में 65 था, इसका 72 हो गया क्योंकि ईजी थी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि X1 X2, अब X2 जैसे ये 60 परसेंटाइल है तो मैं इसमें देखूंगा 60 परसेंटाइल के जस्ट ऊपर, मान लेते हैं कि एग्जैक्टली मैच ना करो, ये एग्जैक्टली मैच क्यों कर रहा, नंबर ऑफ कैंडिडेट बराबर, बाकी नंबर ऑफ कैंडिडेट ऊपर नीचे होंगे, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ऊपर नीचे होंगे तो ये एग्जैक्टली 60 मैच नहीं करेगा, तो आप देखेंगे 60 से जस्ट एबव और 60 से जस्ट लोअर कौन है, अब देखेंगे एग्जैक्टली 60 नहीं मिलेगा, 60 से कुछ ऊपर मिलेंगे कुछ लोअर मिलेंगे, तो जो 60 से जस्ट ऊपर मिल जाए उसे आप कहेंगे X2 और 60 से जस्ट नीचे मिल जाए उसे आप X1 कहेंगे। फिर यहाँ पर X2 के कॉरस्पॉन्डेंस आप देखेंगे, X2 के समकक्ष, X2 के समानांतर कौन से रो मार्क्स है, तो वो हो जाएगा Y2 और X1 के समानांतर जो रो मार्क्स है वो हो जाएगा Y1। ये ही मान आपको उस फॉर्मूले में पुट करने हैं, किसमें, ये वाला फॉर्मूला, ये आपके समक्ष है ना। X2 आधार शिफ्ट में तत्काल उच्चतर परसेंटाइल स्कोर है और X1 आधार शिफ्ट में तत्काल निम्नतर। बेस शिफ्ट में आप देख लिया कि एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा उससे थोड़ा कम वाला आपने ले लिया X2 और X1, और Y2 क्या है, Y2 एक तरीके से उसका रो मार्क्स है। आधार शिफ्ट में X2 परसेंटाइल अंक के अनुरूप अंक, Y2 इज मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग X2 परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, एक तरीके से रो मार्क्स और ये भी रो मार्क्स, तो दोनों रो मार्क्स यहाँ पर रख देंगे और X उसका परसेंटाइल मार्क्स है ही जिस कैंडिडेट का आप ज्ञात कर रहे हो, और X1 आपको ऑलरेडी बता दिया है कि निम्नतम परसेंटाइल उसका प्लस Y1 है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इसमें बताई गई है, यानी Y1 X1 के समकक्ष जो अंक हैं वो ये ऐड करके इस फॉर्मूले में रखेंगे तो उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा। मैक्सिमम यही फॉर्मूला काम आएगा। कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि 70% उसकी अटेंडेंस मैच हो जाए शिफ्ट में, एवरेज भी ज़्यादा हो, उस केस में कुछ ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट से ज़्यादा होंगे, उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे जो अपनी ये टेबल तैयार हुई है इसमें सभी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इक्वल है, रैंक 1 वाला आप देखेंगे सभी में रैंक 1, नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 के 10 सभी शिफ्ट में है ना, इसलिए आप देखेंगे रैंक 1 वाले की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 12, रैंक 1 इस शिफ्ट वाले में, शिफ्ट 2 में 92, इस शिफ्ट में भी 92। लेकिन एक बात बताऊं, बेस शिफ्ट में रो मार्क्स ही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं, क्योंकि बेस शिफ्ट की तुलना किससे करेंगे, बेस शिफ्ट खुद तो है तो उसके जो रो मार्क्स हैं वही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, ये चीज़ का आप ध्यान देना। बेस शिफ्ट में रो मार्क्स ही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होने वाले, और बाकी शिफ्ट में बेस शिफ्ट के सापेक्ष आपको मार्क्स मिल जाएंगे यदि इक्वल परसेंटाइल मैच हो जाए। इक्वल परसेंटाइल मैच कब होगी, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस शिफ्ट के किसी अन्य शिफ्ट के इक्वल हो गई, एग्जाम्स देने वाले यही चीज़ हो जाए ना कि बेस शिफ्ट के इक्वली नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, तब परसेंटाइल में गड़बड़ नहीं होगा, तब परसेंटाइल मेथड अच्छा रहेगा। गड़बड़ कब हो जाता है, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रत्येक सेट में इक्वल नहीं होता, जब नंबर ऑफ इक्वल नहीं होंगे उस केस में ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें आपके क्लियर है। यहाँ पर सभी के परसेंटाइल मार्क्स और सभी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इक्वल से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल है, परसेंटाइल इक्वल है, तो उसके जैसे 60 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल आपको यहाँ पर बेस शिफ्ट में 70 मिल गई, तो उसके सापेक्ष जो अंक है वो भी यहाँ पर इनको मिलने वाले, तो ये इसलिए जो रेलवे ने बताया है ना ये वाली चीज़ वो मैच कर गई कि एक्स किसी उम्मीदवार का परसेंटाइल अंक है और ये एक्स परसेंटाइल अंक आपको आधार शिफ्ट में मिल जाए तो आधार शिफ्ट के रो मार्क्स एक तरीके से उस एक्स का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। नहीं मिले, ऊपर नीचे हो जाए नंबर ऑफ कैंडिडेट, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब और मैं एक नुकसान बताऊं परसेंटाइल मेथड में, आदर्श रूप से वो संभव नहीं लगता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाए कि एक शिफ्ट ऐसी आए जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट हो, बहुत ज़्यादा होशियार कैंडिडेट हो, अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट उस एक शिफ्ट में आ गई,
बहुत अच्छे जो मार्क्स पहले ला रहे थे, पढ़े हुए थे, प्रैक्टिस वाले कैंडिडेट उस एक शिफ्ट में आ गए। तो उस केस में जो एवरेज कैंडिडेट हैं उनका नुकसान हो गया, क्योंकि सभी अच्छे वाले कैंडिडेट हैं, तो फिर रैंक तो उसमें मेरिट जो बनेगी ना, रैंक एक तरीके से उनकी रैंक आएगी उस अच्छे वाले कैंडिडेट, तो रैंक भी ऊपर ऊपर सभी की समान आ जाएगी। अब मान लेते हैं उस शिफ्ट में जो एवरेज कैंडिडेट था, अब एक ऐसी शिफ्ट आई जिसमें लगभग सारे कैंडिडेट ही एवरेज थे या डफर थे या होशियार नहीं थे, कम पढ़े थे, प्रैक्टिस नहीं थी, वो सारे ऐसे कैंडिडेट आ गए उस एक सेट में। और उस सेट में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एवरेज वाले हैं, लेकिन वो उस कम पढ़े से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। यहाँ पर तो एवरेज बाहर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एवरेज है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उनका परसेंटाइल देखेंगे, उनकी रैंक देखेंगे तो उन कम पढ़े लिखे से तो ऊपर ही तो आ जाएगी, तो उनको फ़ायदा। तो ये थोड़ा नहीं संभव, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में एग्जाम्स होगा और रैंडमली, वो ऐसा तो है नहीं भाई होशियार कैंडिडेट को अलग से बैठा दिया, रैंडमली कैंडिडेट लेंगे, उसमें सारे कैंडिडेट मिक्स हो जाते हैं, तो ये थोड़ा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जरूर प्रभाव डालेंगे। शिफ्ट में इक्वल कैंडिडेट नहीं हुए तो गड़बड़ा जाएगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपना फॉर्मूला दिया है उसमें बताया है। बाकी परसेंटाइल वाला मेथड है वो बेस्ट है, और आपकी पूरी मेरिट परसेंटाइल के बेस पर ही निकलेगी। और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का जो ये फॉर्मूला है ये तब लागू होगा, ये चेक करने के लिए आपके अंक आएंगे नॉर्मलाइज स्कोर कि आपका मिनिमम जो मार्क्स हैं 40%, 30%, 25% कैटेगरी वाइज वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे पूरा फॉर्मूला है। और इस PDF में ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसको मैं समझने में काफ़ी टाइम लगा, हो सकता है कि पहली बार वीडियो देखने में आपको भी समझ में नहीं आए, लेकिन परसेंटाइल वाला रैंक बेस पर है, ईजी सा मेथड है। अब जो मैं बोल रहा था ना, अनपढ़ भी आराम से समझेगा, आपको समझ में आएगा। नॉर्मलाइजर में चाहे 50 नंबर बढ़ जाए कोई भी लॉस नहीं होगा। नॉर्मलाइजर में 50 मार्क्स बढ़ जाए, आपकी मेरिट नॉर्मलाइजेशन के बेस पर नहीं होगी, आपकी मेरिट परसेंटाइल मार्क्स के बेस पर होगी। नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटाइल में एक तरीके से वो इस रैंक रहती है, तो रैंक के आधार पर आपकी मेरिट तय की जाएगी, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर चाहे 50 बढ़े 40 बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन 2 पॉइंट में अभी भी नुकसान है। 2 पॉइंट कौन सा? एक पॉइंट तो ये था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाए एक शिफ्ट में, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट जो उपस्थित कैंडिडेट हैं। सेकंड था वो डफर वाला और सबसे टैलेंटेड कैंडिडेट एक ही शिफ्ट में आ जाए, वो पॉइंट था। तो ये सारा चीज़ थंबनेल से आपको क्लियर है। बाकी रेलवे में मैक्सिमम वेटेज साइंस का, तो साइंस का भी PYQ से अच्छे खासे सवाल लेवल के हैं, वो देख लो। और आप लगा लो NCERT 9th 10th एग्जाम्पलर सहित सवाल लगा लो, इसकी सीरीज़ भी चल रही है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख लेना NCERT एग्जाम्पलर की, प्लस ये PDF डाउनलोड की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।